आपको यह बताएंगे कि क्या अब हिंदुस्तान में मंदिर मिलना चमत्कार हो गया है। आज संभल में पुलिस को एक और नया मंदिर मिला और आज इस प्राचीन मंदिर की खोज देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई है। लोग इस मंदिर के मिलने पर ऐसे हैरानी जता रहे हैं जैसे यह मंदिर संभल में नहीं बल्कि साइबेरिया या सीरिया में मिला हो। पूरी दुनिया में सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना गया है, जिसमें 4 युगों का वर्णन किया जाता है। इसमें सतयुग 17,28,000 वर्षों का था, त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था और कल युग 4,32,000 वर्षों का है। यानी सनातन धर्म लगभग 40 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद सनातन धर्म को मानने वाले इसी देश में एक प्राचीन मंदिर या उसके अवशेष का मिलना एक चमत्कार जैसा हो गया है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि संभल में हिंदू मंदिर, प्राचीन हिंदू मंदिर या उनके अवशेष कैसे मिल सकते हैं। भारत में वर्ष 1192 से पहले का काल सनातन धर्म का काल था, लेकिन इसके बाद भारत में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल और फिर अंग्रेजों का शासन आया। भारत के लाखों वर्षों के इतिहास में सिर्फ 832 वर्ष ऐसे थे जब मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया। अगर आप लाखों वर्ष की बात ना भी करें तो पिछले 1000, 2000, 3000 वर्षों में भी आपको ये 832 वर्ष ऐसे मिलेंगे जब भारत गुलाम रहा है इस कालखंड में। लेकिन इन 832 वर्षों में भारत की संस्कृति को इस तरह से धराशायी और बदलने की कोशिश की गई कि भारत में आज हिंदू भी अपनी प्राचीन संस्कृति की स्मृतियां मिलने पर हैरान हो जाते हैं। सोचिए, जिस देश में 80% हिंदू रहते हों, जिस देश में दुनिया के सबसे प्राचीन सनातन धर्म का उदय हुआ हो, उस देश में अगर मंदिर नहीं मिलेंगे, उनके अवशेष नहीं मिलेंगे, खंडित मूर्तियां नहीं मिलेंगी हिंदू देवी देवताओं की, तो फिर क्या मिलेगा और कहां मिलेगा। असल में 832 वर्षों की गुलामी ने भारत के लोगों पर अपना ऐसा प्रभाव छोड़ा कि अब हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को ही संदेह की नजरों से देखने लगे। आज भारत में कैलेंडर से लेकर रविवार की छुट्टी तक सब कुछ अंग्रेजों से हमें गुलामी में मिला है। ईसाई धर्म में लोग रविवार के दिन चर्च में जाकर प्रार्थना करने के लिए उन्हें वो जाया करते थे और इसीलिए वहां रविवार की छुट्टी होती थी। लेकिन भारत के लोगों ने भी इस छुट्टी को ऐसे के ऐसे अपना लिया और पूरी दुनिया के लोगों ने ही अपना लिया। गुलामी के इसी प्रभाव के कारण आज लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि संभल के मुस्लिम इलाकों में भी हिंदू मंदिर के अवशेष हो सकते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि 5 ईसा पूर्व में संभल का इलाका पांचाल साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में यह मौर्य वंश का हिस्सा बना और उस समय संभल की 100% आबादी हिंदू थी। आज अगर संभल के मुस्लिम बाहुल इलाकों में प्राचीन हिंदू मंदिर मिल रहे हैं तो इससे यह पता चलता है कि इन मंदिरों का निर्माण मुस्लिम इलाकों में नहीं हुआ, बल्कि इन मंदिरों के निर्माण के बाद मुसलमान इन इलाकों में बाद में आकर बस गए। आज भी संभल में एक नया मंदिर मिलने पर लोग बड़े भाव विभोर हो रहे हैं। यह मंदिर संभल के हयात नगर में मिला है, जो मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस मंदिर से संभल की शाही जामा मस्जिद की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। ऐसा बताया जा रहा है कि संभल के प्रशासन को एक अज्ञात व्यक्ति के नाम से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि हयात नगर में एक मंदिर पिछले 46 वर्षों से बंद पड़ा है और क्योंकि यह मंदिर मुस्लिम इलाके में है इसलिए इस मंदिर के बारे में अभी बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। इस पत्र के आधार पर जब पुलिस इस मुस्लिम बाहुल इलाके में गई तो उसे इस मंदिर के बारे में पता चला। यह मंदिर वाकई में था और अब इस मंदिर के संरक्षण को लेकर पुलिस सारे जरूरी कदम उठा रही है। पुलिस का कहना है कि यह मंदिर भी वर्ष 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से बंद पड़ा था और ये वही दंगे हैं जिनमें 184 हिंदू मारे गए थे। एक और नया मंदिर मैं अपने सहयोग करके बना लिया। संभल में एक के बाद एक मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है और इसी बीच जब इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चलाया जा रहा था तभी ये मंदिर जो घनी बस्ती के बीच ये मंदिर
प्रशासन को मिला है, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, घनी बस्ती है और ये मंदिर काफी सुनसान पड़ा हुआ था। उसके बाद प्रशासन को जब जानकारी मिली तब ये मंदिर देखिए, ये भी हनुमान जी का मंदिर है और बाकायदा अब यहाँ पर साफ सफाई जो है वो की जा रही है। 300-350 साल पुराना मंदिर है। तो क्या यहाँ पर कभी पूजा पाठ नहीं होता था? पूजा पाठ होती थी यहाँ 78 के दंगों के बाद। कुछ लोग हमारे हिंदू समाज की, सैनी समाज के लोग रहते थे यहाँ पर। अच्छा। तो वो लोग अब पलायन कर गए। अच्छा। फिर यहाँ पे धीरे धीरे वही बात हुई। तो ये पूरी बस्ती किसकी है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसा बताया जा रहा है कि संभल में ऐसे कई मंदिर हैं जो सुनसान पड़े हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं। तो इस तरह के जो मंदिर हैं वो लगातार प्रशासन को मिल रहे हैं, जो मुस्लिम बाहुल इलाके में है। हिंदू यहाँ से पलायन कर गए थे। अब उसके बाद जब ये मंदिर मिला है तो बाकायदा साफ सफाई की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि सैनी समाज के लोग यहाँ पर रहते थे। तो एक और मंदिर के मिलने का सिलसिला जारी है। पहले एक दूसरे इलाके में मिला था, अब इस इलाके में मिला है और बाकायदा ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पूजा पाठ अभी तो शुरू नहीं हुई, अभी फिलहाल साफ सफाई का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, संभल, आज तक। असल में संभल में एक के बाद एक इस तरह के मंदिरों का मिलना कोई चमत्कार नहीं है, इसमें हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में मोहम्मद गौरी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आने से पहले 12वीं शताब्दी में चौहान साम्राज्य की राजधानी संभल ही हुआ करती थी और हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर से भी ज्यादा मंदिरों का निर्माण यहां संभल में करवाया था। लेकिन बाद में इब्राहिम लोधी ने संभल को दिल्ली सल्तनत की अस्थायी राजधानी बना दिया और इसके बाद से वहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने की शुरुआत हुई और यह सिलसिला मुगलों के शासन में भी ऐसे ही जारी रहा। संभल में हिंदू मंदिर पहले से थे, लेकिन बाद में वहां हिंदुओं का पलायन हुआ और ये मंदिर मुस्लिम इलाकों में कैद होकर रह गए और इसीलिए हमने आपसे आज शुरुआत में ही कहा कि इन मंदिरों का निर्माण मुस्लिम इलाकों में नहीं हुआ है, बल्कि इन मंदिरों के निर्माण के बाद ये इलाके मुस्लिम इलाके बन गए। मंदिरों के निर्माण के बाद मुस्लिम इन इलाकों में आकर बस गए और हिंदू यहां से भाग गए। संभल के बाद आज वाराणसी के एक मुस्लिम बाहुल इलाके में भी भगवान शिव का 250 वर्ष पुराना मंदिर मिला है। यह मंदिर जिस जमीन पर है उसे एक मुस्लिम परिवार ने वर्ष 1931 में खरीदा था और हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंदिर उसी समय से बंद पड़ा है और यह सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर हिंदू पक्ष बिना भड़काऊ नारों के इस मंदिर में पूजा पाठ करना चाहता है तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। संभल के बाद वाराणसी में भी मुस्लिम बाहुल इलाके में एक बंद पड़े मंदिर को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है और ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वाराणसी के इस मदनपुरा जो दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता हुआ इलाका है, गोल चबूतरा के नजदीक ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है जो पिछले कई दशकों से बंद पड़ा है और इस पर देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है और लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि ये ताला कब से लगाया गया है। जैसे ही प्रार्थना पत्र इस बाबत का, इस दावे का पुलिस प्रशासन में दिया गया, वैसे ही हड़कंप मच गया, हलचल हो गई और तभी से लेकर फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। देख सकते हैं पुलिस फोर्स बीती रात से ही यहाँ पर लगी हुई है, तमाम एजेंसियां भी लगी हुई हैं, LIU की टीम लगी हुई है। बताइए इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं, कब से ताला लगा है, आप ही लोग की फैमिली इस प्रॉपर्टी को ली थी या क्या है इसका इतिहास? ये हमारे बाप दादा ने लिया था लगभग 1931 में, अभी 5-6 साल बाद 100 साल हो जाएगा। अब हम लोग की पैदाइश तो 84-85 की है, तो जब से देख रहे बनी थी, आज भी बंद है। तो क्या देखा, बचपन से देखते चले आ रहे हो, क्या पहले क्या था, ताला लगा था या कभी इसमें कोई मूर्ति, शिवलिंग या ऐसी कोई चीज आपने देखी हो जो आपके जहन में हो? नहीं, ऐसे तो ये बंद ही रहता है। एक बार इसका पल्ला कुछ दिमाग से टूट गया था, तो थाने पर कंप्लेन की, देखिए पल्ला टूट गया, देखिए तो आए, तो हम ही से बोले कि रिपेयरिंग करवा दीजिए आपके घर में। उस वक्त खुला तो खाली कमरा था, कुछ था नहीं इसमें।
रिपेयरिंग करवा दिया, फिर अपना ताला लग गया। कभी हम लोग देखा ही नहीं अपने होश में इसको। कभी पूजा पाठ यहाँ गए, यहाँ कभी यहाँ पे आरती वगैरह, कभी कुछ इस तरह की चीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं देखा अपने होश में। फीचर था वो था हमारे भी है उसी तरह, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे ताला लगा हुआ तो उसी तरह ताला लगा हुआ है। ये दरवाजा हम लोग बचपना से देखते आ रहे हैं, सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। मंदिर की बात सामने आ गई है तो क्या आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें फिर से पूजा पाठ होनी चाहिए, या यहाँ पर तीर्थ पुरोहित आए, यहाँ पर जो मंदिर अगर हो तो ये बात निकलकर सामने आ ही जाए, दरवाजा खुले और अगर शिवलिंग मिले या मूर्ति मिले तो उसको पुनर्स्थापित किया जाए, पूजा पाठ कराई जाए? क्या आप लोग चाहते हैं सर? अब आस्था जिनकी है वो अपना करना तो चाहे करेंगे, करें, उनको उसमें मना क्यों हम करेंगे? क्यों मना करेंगे? क्यों मना करेंगे हम? कोई दिक्कत नहीं हमें। आपकी आस्था है, उसके बावजूद कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चीज है, अगर से मंदिर है, आपकी आस्था है, आपको करना है, पूजा पाठ करिए, आपकी चीज कोई नहीं रोकेगा, कोई इस नहीं। मंदिर के वैसे हमारी बहुत सी मस्जिदें हिंदू इलाके में भी एकदम सेपरेट है, जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, आते हैं, किसी को वहाँ वो नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं अगर कोई यहाँ के पूजा पाठ करता है? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ। हाँ, करेंगे। शांति से होना चाहिए, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, शांति से होना चाहिए, कोई तमाशा ना हो। माहौल नहीं खराब होना चाहिए, बस। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया है इस मुस्लिम परिवार ने, जिन्होंने दावा किया है कि ये जो मंदिर है उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उन्हीं की मिल्कियत है, लेकिन अगर कोई शांति से यहाँ आता है, पूजा पाठ करता है तो वो खुले दिल से उसका स्वागत करेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। तो देखिए, अगर आप हमसे पूछें तो आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन और आज की सबसे सुखद खबर यही है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने इस मुस्लिम पक्ष को कहते हुए सुना। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है कि यहां एक प्राचीन मंदिर मिला है और हिंदू पक्ष अगर इस मंदिर में पूजा पाठ करना चाहता है, दोबारा से यहां पूजा शुरू करना चाहता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सिर्फ यहां कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज पूरा देश इस समय देख रहा है टीवी पर, आप हमें देख रहे हैं। असल में इस पूरे मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है वो आज इन लोगों ने पूरे देश के सामने पेश कर दिया। इसके लिए आपको किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू पक्ष का नेता हो या मुस्लिम पक्ष का नेता हो। किसी अदालत में जाने की नौबत ही नहीं आएगी और किसी सरकार को कुछ करना नहीं होगा अगर पूरे देश में ये जो समाधान है, लोग इस समाधान को अपना लें। और आज भी जो आम लोग हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों और या मुस्लिम पक्ष के हों, वो इस समाधान को अपनाना चाहते हैं। लेकिन असल में होता यह है कि इससे पहले कि लोग इनकी राय जाने, नेता वहां पहुंच जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां वहां पहुंच जाती हैं, वोटों की जो खेती बाड़ी करते हैं लोग, वो वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद पूरा माहौल खराब हो जाता है। आज पूरे देश को बहुत ध्यान से यह देखना चाहिए कि इस परिवार ने, इन लोगों ने कितनी सरलता के साथ, कितनी सहजता के साथ यह समाधान निकालकर देश के सामने रख दिया है कि जब भी ऐसा कोई विवाद है मंदिर और मस्जिद का, उसमें क्या होना चाहिए। आप एक बार फिर से सुनिए और आपको यह समाधान बहुत सरल लगेगा और बहुत सहज लगेगा और आप देखिए कि यह समाधान क्या है। एक बार फिर से आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पर जो मंदिर अगर हो तो ये बात निकलकर सामने आ ही जाए, दरवाजा खुले और अगर शिवलिंग मिले या मूर्ति मिले तो उसको पुनर्स्थापित किया जाए, पूजा पाठ कराई जाए। क्या आप लोग चाहते हैं सर? अब आस्था जिनकी है वो अपना करना तो चाहे करेंगे, करें, उनको उसमें मना क्यों हम करेंगे? क्यों मना करेंगे? क्यों मना करेंगे हम? कोई दिक्कत नहीं हमें। आपकी आस्था है, उसके बावजूद कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चीज है, अगर से मंदिर है, आपकी आस्था है, आपको करना है, पूजा पाठ करिए, आपकी चीज कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। इस मंदिर के वैसे हमारी बहुत सी मस्जिदें हिंदू इलाके में भी एकदम सेपरेट है, जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, आते हैं, किसी को वहाँ वो नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं अगर कोई यहाँ के पूजा पाठ करता है? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ। हाँ, करेंगे, शांति से होना चाहिए, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, शांति से होना चाहिए, कोई तमाशा ना हो। माहौल नहीं खराब होना चाहिए, बस। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया है इस मुस्लिम परिवार ने, तो आप देखिए, वाराणसी का ये मुस्लिम परिवार, वो मंदिर इनकी जमीन पर है और वो बड़े आराम से आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू पक्ष चाहे तो इस मंदिर में आकर पूजा पाठ कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आप बताइए, अगर पूरे देश में जहां जहां भी इस तरह के विवाद चल रहे हैं, वहां अगर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष
ऐसे ही सरलता के साथ, सहजता के साथ अगर इस तरह का समाधान निकाल ले तो हमारे देश में कहीं भी कोई भी सांप्रदायिक तनाव होगा ही नहीं। और बड़ी बात देखिए क्या है, ये जो वाराणसी का मुस्लिम परिवार है या इस समय जो नई पीढ़ी है मुसलमानों की हमारे देश में, अगर आज से 400-500 वर्ष पहले मंदिरों को तोड़ा गया, उनके ऊपर मस्जिदें बना भी दी गई, जो कि इतिहास का एक हिस्सा है, जो कि सच्चाई भी है, लेकिन इस पीढ़ी की उसमें क्या गलती है? इस पीढ़ी को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। और ये जो पीढ़ी है, जैसे ये मुस्लिम परिवार है वाराणसी का, इसने बड़े आराम से इस बात को मान लिया है। इसलिए इसका समाधान यही है कि अगर किसी हिंदू बाहुल इलाके में कोई मस्जिद है तो वहां हिंदुओं को, हिंदू पक्ष को इसकी इजाजत देनी चाहिए कि मुस्लिम पक्ष वहां पर नमाज अदा कर सके। और इसी प्रकार से अगर किसी मुस्लिम बाहुल इलाके में या मुसलमानों की किसी जमीन पर अगर मंदिर है तो वो भी इस बात की इजाजत दे दे कि उन मंदिरों में हिंदू पक्ष आकर पूजा पाठ कर सके। इस समस्या का, इस विवाद का बस यही समाधान हो सकता है, और यह समाधान भी सिर्फ भारत में हो सकता है। और हम बार बार यह कहते हैं कि भारत का मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान से अलग है, उसका इतिहास अलग है, उसकी सोच अलग है, और भारत के मुसलमान को पूरी दुनिया को यह बताना होगा कि हम क्यों बाकी के मुसलमानों से बिल्कुल अलग हैं। भारत एक अलग प्रकार का धर्मनिरपेक्ष देश है, और अगर भारत में ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा, और पूरी दुनिया भारत को, भारत के समाज को सलाम करेगी। और भारत एक अलग ही प्रकार की धर्मनिरपेक्षता पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकता है अगर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष इस बात के लिए तैयार हो जाए। अब आपको बताते हैं कि क्या आप जानते हैं संभल में इन मंदिरों के मिलने का सिलसिला असल में कैसे शुरू हुआ। संभल में प्रशासन को शिकायत मिली थी कि वहां बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है, और इनमें भी बिजली की यह चोरी मस्जिदों और मदरसों से होने का दावा किया जा रहा था कि यहां सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। प्रशासन के मुताबिक संभल की 4 मस्जिदों और मदरसों से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बिजली चोरी हो रही थी, और इनमें भी एक मस्जिद की छत के ऊपर बिजली की चोरी करने के लिए एक पूरा लाइट हाउस बनाया गया था, जिससे इस मस्जिद के लिए 100 से ज्यादा घरों को चोरी की बिजली इस मस्जिद के जरिए मिल रही थी। पुलिस ने इसी चोरी को रोकने के लिए बड़े स्तर पर संभल में अपना अभियान चलाया, और इसी अभियान के दौरान उसे उन प्राचीन मंदिरों के बारे में पता चला जो पिछले 46 वर्षों से बंद पड़े थे। आज संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को शक है कि संभल में उनके घर पर बिजली के जो 3 पुराने मीटर लगे थे उनसे बिजली की चोरी हो रही थी, और यही कारण है कि आज पुलिस ने इन पुराने मीटर्स को हटाकर बिजली के नए डिजिटल मीटर्स वहां पर लगा दिए। और अब संभल में 2 मुद्दों की चर्चा इस समय चल रही है। एक मुद्दा है बिजली चोरी का, और दूसरा मुद्दा है मंदिर चोरी का। जियाउर रहमान समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, उनके घर पर जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम, लोकल पुलिस की टीम आप देख पा रहे हैं, ये पहुंची हुई है। दरअसल जियाउर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनका ये घर है, और यहाँ पर बहुत ही पुराने मीटर लगे थे। जो संभल का प्रशासन है वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी चोरी को लेकर ड्राइव चला रहा है। करोड़ों की चोरी पकड़ी गई है, और इसी दौरान ये जानकारी मिली कि जो जियाउर रहमान बर्क का घर है वहां पर इस तरह के स्मार्ट मीटर नहीं लगे हुए थे। तो अब ये स्मार्ट मीटर लगाया है जो बिजली विभाग है उसने, और इस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पर इतनी फोर्स बुलाई गई है। आरएएफ की फोर्स है, लोकल पुलिस की टीम है, पीएससी की टीम है, ये फोर्स है। सभी जगह पे पूरे मोहल्ले में आपके गलियों में जो है आर्मर्ड केबल और स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इसी के क्रम में माननीय सांसद जी के यहाँ भी हम लोग जो है पुराने मीटर को हटा करके उसको स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। पुराने मीटर के आपने सील किए हैं? हाँ, वो तो सभी को सील करके लैब में टेस्ट होगा, उसको जांच होगी। कोई मामला है क्या? ये तो जांच करने के बाद पता चलेगा क्या है। सर, पुलिस की टीम यहाँ पर जियाउद्दीन बर्क के घर पर क्यों पहुंची? विद्युत विभाग द्वारा पुलिस बल की मांग की गई थी, और उसी संदर्भ में परात पुलिस बल उपस्थित है, जिससे कि उनका जो कार्य है
वो सुचारू रूप से हो सके। अच्छा, इतनी फोर्स की क्या जरूरत पड़ गई सर इस इलाके में? पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है जिससे कि किसी भी अपरिचित स्थिति से निपटा जा सके। क्या पहले यहाँ अटैक वटैक बिजली विभाग के लोग बताते हैं कि बिजली विभाग के लोग और पुलिस की टीम आसानी से मतलब कम मात्रा में नहीं आ सकती? पहली कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इसी संदर्भ में पिछले एक सप्ताह से प्रभावी कार्रवाई हुई है, जिससे इस क्षेत्र में लगातार विद्युत चोरी की घटनाएं पकड़ में आई हैं और अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। बीते दिनों कई बिजली के चोरी के मामले वो सामने आए हैं। आपको बता दें, इन इलाकों में कई बिजली चोरी पकड़ने के लिए बिजली विभाग के लोग आते थे, लेकिन उन पर अटैक हो जाता था। इस वजह से भारी फोर्स यहां पर बुलानी पड़ी और आप देख पा रहे हैं जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है और जो बिजली विभाग के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत जियाउद रहमान बर्ग के घर पर पुलिस की टीम पहुंच रही है, बिजली विभाग की टीम पहुंची हुई है। पुराने जो मीटर है उनको सील किया गया है, लैब में भेजा जा रहा है, जबकि यहां पर नया स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, संभल आज तक। सबसे पहले कैमरामैन दीपक बिष्ट, ये मंदिर दिखाएं। मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा और उसके ठीक बगल में ये जो मकान है, एक तरीके से कहें तो ये अवैध निर्माण था, जिसको तोड़ने की कवायद जो है वो चल रही यहाँ पर छेनी हथौड़ी से। और ये देखिए बाकायदा एक हिस्सा है, हम कहेंगे कि ये देखिए जो छेनी हथौड़ी से फिलहाल जो छत है उसको तोड़ा जा रहा है। मकान मालिक जो है वो हमारे साथ मौजूद है मतीन। मंदिर के बगल में क्यों निकला हुआ था ये छज्जा? वो निकाल ही लेते हैं सब अपना डिजाइन। अवैध निर्माण था ना ये? हाँ, अवैध था, अवैध ही है इस वक्त। किसने बोला ये तोड़ने के लिए? किसी ने नहीं बोला, हम अपनी मर्जी से गिरा रहे हैं। तो ये पहले क्यों नहीं आपको ये ख्याल आया तोड़ने? पहले जब कोई था ही ना यहाँ, खुद ही हम सेफ्टी करते थे, इसकी ध्यान रखते थे मंदिर की। अच्छा। अब आप लोग अब ये है, अब आएंगे सब लोग। अब ध्यान कैसा था कि अवैध निर्माण हो गया और अचानक से अब आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसको अवैध तोड़ देना चाहिए? वो प्रशासन के हिसाब से नाप तोल करी मकान की, तो वो उसमें आया गया एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो हमने कहा हम गिरा देंगे, कोई परेशानी ना है। हम ये जो छत है ये मतीन की छत है, इसका नक्शा पास नहीं था, अवैध निर्माण ये था। और बाकायदा आप देखें तो मंदिर से सटा हुआ यह घर है, एकदम मंदिर से सटा हुआ। और जो आसपास के लोग हैं वो ये बताते हैं कि जब ये मंदिर था तो उसके आसपास कोई मकान, सटा हुआ मकान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये मंदिर खंडहर में तब्दील होता चला गया, आसपास अवैध निर्माण वो होता चला गया। और जब प्रशासन की नजर इस मंदिर पर पड़ी और मंदिर के ठीक सामने ये कुआं, अमूमन अगर आप इस रास्ते से गुजरते तो आपको ये कुआं दिखाई ही नहीं देता, पूरी तरह से समतल था, लोग इधर से गुजरते थे। और ये देखिए जरा आप चारों तरफ से दिखाइए, ये अब बल्लियों से पूरी तरह से इसको बैरिकेड्स कर दिया गया है, घेर दिया गया है। और फिलहाल जो कुआं है उस कुएं की खुदाई बंद है, लेकिन ये देखिए आप अगर लोहे से, तो ये कुएं की खुदाई बंद है पूरी तरफ से और चारों तरफ से जो बल्लियां है वो कर दी गई है। मंदिर पर जो है लोगों का आना जाना जारी है। इस मंदिर का नाम कार्तिकेय महादेव मंदिर बताया गया है, जो 46 साल कम से कम 46 साल से यहाँ पर पूजा पाठ बंद थी। दिल्ली की राजनीति में लाते हैं और ये बताते हैं कि जब से प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद बनकर लोकसभा में आई हैं, तब से उन्होंने एक बिल्कुल नए प्रकार की राजनीति शुरू की है और वो है बैग वाली राजनीति। कल उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, और आज वो एक नया बैग लेकर आई और आज जो बैग लेकर आई उस पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में लिखा हुआ था। बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। कल तो पैलेस्टाइन लिखा हुआ था उनके बैग पर, लेकिन आज उनके बैग पर लिखा है बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो, यह आज उनके बैग पर लिखा है। अब आप सोचिए, प्रियंका गांधी वाड्रा असल में पिछले 2 दिनों से अपने बैग के जरिए अपना संदेश पूरे देश को दे रही है। बीजेपी यह कहती है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी आलोचना हुई थी, यह पैलेस्टाइन वाला बैग लेकर जाने को लेकर। लोगों ने बड़े सवाल
उनसे किए कि आप फिलिस्तीन के साथ तो हैं, वहां के लोगों का साथ दे रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं का साथ नहीं दे रही। और इतना दबाव पड़ने के बाद इसीलिए आज उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और अब वो और कांग्रेस पार्टी के सांसद आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में ये बैग लेकर आए हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बिना भेदभाव के सभी मुद्दों को निष्पक्षता के साथ उठाती हैं और उनके लिए फिलिस्तीन के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी वाड्रा की इस बैग वाली राजनीति को आप इंस्टाग्राम वाली राजनीति भी कह सकते हैं। आप तो जानते हैं आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, खासतौर पर जो नए वोटर हैं, वो सब इंस्टाग्राम पे है। और इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम एक फोटो डालने वाला प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम का जो भी पोस्ट है वो सब फोटो के बारे में है और इंस्टाग्राम में आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, आपके जीवन में क्या चल रहा है उसे तस्वीरों के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अब ये नई इंस्टाग्राम वाली राजनीति शुरू की है। आप याद कीजिए, एक जमाने में नेता किसी बड़े मुद्दे पर अपनी राय दुनिया को बताने के लिए बयान दिया करते थे, मीडिया में जाते थे, इंटरव्यू देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, धरना प्रदर्शन किया करते थे, पद यात्राएं किया करते थे। और ये राजनीति करने का हमारे देश में एक पुराना पारंपरिक तरीका रहा है। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा ये नए जमाने की डिजिटल इंस्टाग्राम वाली राजनीति कर रही हैं, जिसमें उनकी तस्वीरें ही उनकी राय को बयान करती हैं, उनकी तस्वीरें ही उनके विचारधारा को बयान करती हैं, उनकी तस्वीरें ही, एक तस्वीर उनकी ये बता देती है कि वो क्या कहना चाहती हैं और उनकी तस्वीर में ही उनका पूरा राजनीतिक पक्ष छिपा हुआ है। वो अपनी तस्वीरों से फिलिस्तीन से लेकर बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, बिना इंटरव्यू दिए, बिना टेलीविजन चैनल्स के माइक पर आए हुए, बिना धरना प्रदर्शन किए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और इस प्रतिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी ये तस्वीरें बोलती हैं। तो हमारे देश में एक नई प्रकार की राजनीति है। मैं ये कह नहीं सकता कि हमारे देश के लोगों को यह राजनीति अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा में आई और उन्होंने शुरुआत में ही एक बिल्कुल नए स्टाइल की राजनीति को शुरू किया है। कि एक और बड़ी खबर है, एक देश एक चुनाव को लेकर आज केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपना पहला बिल लोकसभा में पेश कर दिया और इस बिल को स्वीकार करने के लिए जो वोटिंग हुई उसमें 269 वोट इस बिल के पक्ष में थे और 198 वोट इसके विरोध में थे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी द्वारा व्हिप जारी करने के बाद भी बीजेपी के 20 सांसद इस वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं थे और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने इन 20 सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि हमारे व्हिप जारी करने के बावजूद ये सांसद लोकसभा में क्यों नहीं आए। संसद में सरकार के पास बहुमत के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी है और इस बिल पर सरकार को 269 सांसदों का समर्थन मिला और इसने बीजेपी की चिंताओं को थोड़ा सा जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजेपी का स्कोर यानी इस बिल के पक्ष में जो लोग जिन्होंने वोट दिया है उनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी। This excessive centralism which is sought to be brought into existence by this bill absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety and in its very object. ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Why are we giving this authority to the election commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I request the honorable the government of India either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee so we have a detailed discussion. इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर
अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। तो सरकार ने अब इस बिल को जेपीसी को सौंप दिया है। अब इस पर विस्तृत चर्चा जेपीसी करेगी। लेकिन आपने विपक्ष के तेवर देखे और विपक्ष लगातार इस नए कानून का विरोध कर रहा है। विपक्ष ये चाहता है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के बाद केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर आए इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अब भेज दिया है, जैसे अभी आपने सुना। और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस बिल को भी मुस्लिम विरोधी बता दिया। उन्हें इसमें भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नजर आ रही है। संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने। मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। तो अब समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को यह कानून मुसलमान विरोधी भी लग रहा है। अगर यह बिल लागू हो गया, यह कानून बन गया, तो भारत में चुनाव की व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी और भारत में सभी तरह के चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए कि ये नया कानून कैसे हमारी चुनाव व्यवस्था को बदलेगा। इनमें पहले चरण में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। यानी अब से अगर ये कानून जब लागू हो गया तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक दिन एक साथ होगा। आपको एक वोट लोकसभा के चुनाव की डालनी होगी और अपनी दूसरी वोट विधानसभा के चुनाव के लिए डालनी होगी एक ही दिन। यह एक चरण है। दूसरे चरण में देश भर की पंचायत और नगर निगमों के चुनाव एक साथ होंगे और इन दोनों चरणों के चुनाव में 100 दिनों से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। यानी 100 दिन के अंदर अंदर, यानी लगभग 3 महीने के अंदर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक दिन और निगम और पंचायतों का चुनाव एक दिन हो जाएगा और ये सब कुछ 100 दिन के अंदर अंदर होगा। इसके अलावा इन चुनावों की शुरुआत एक खास अपॉइंटेड डेट के साथ होगी, जिसे हिंदी में निर्धारित तिथि कहा जाएगा और यह निर्धारित तिथि भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। अगर उन्होंने एक तिथि तय कर दी तो उसी तिथि को फिर ये चुनाव कराए जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि हर बार लोकसभा की जो चुनाव की वोटिंग की तिथि होती है वो बदलती रहती है, कभी किसी डेट को होता है, कभी किसी डेट को। इसी प्रकार से जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनकी जो डेट होती है, वोटिंग की जो तारीख होती है चुनाव की, उसे इलेक्शन कमीशन तय करता है और वो भी हमेशा बदलती रहती है। कभी किसी तारीख को चुनाव होते हैं, कभी किसी तारीख को चुनाव होते हैं। उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रपति कहते हैं कि एक देश एक चुनाव की निर्धारित तिथि 1 मई 2029 होगी, तो देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव इसी तारीख को या इससे पहले करा लिए जाएंगे और अगले चुनाव भी वर्ष 2034 में इसी तारीख या इससे पहले कराने होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस व्यवस्था को कब से लागू करना चाहती है और अगर मोदी सरकार चाहे तो वो वर्ष 2029 से पहले देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग करके देश में एक साथ सारे चुनाव करा सकती है। और यह हो सकता है कि अब से जो अगला लोकसभा चुनाव होगा 2029 में, तब तक यह व्यवस्था लागू हो चुकी हो और जब आप अगली बार 2029 में लोकसभा में के चुनाव के लिए वोट डालने जाएंगे तो आप अपने अपने राज्यों के विधानसभा के लिए भी वोट डालेंगे। अगर चुनाव की यह व्यवस्था, नई व्यवस्था लागू हो गई तो हमारे देश में सरकारों के 5 साल के कार्यकाल की रूपरेखा पूरी तरह से बदल जाएगी। यह बिल कहता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने के बाद अगर किसी राज्य में सरकार अल्पमत में होने के कारण या किसी और कारण से किसी राज्य में विधानसभा में कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो उस राज्य में दोबारा से चुनाव तो होंगे, लेकिन उन चुनावों में जिस पार्टी की सरकार का गठन होगा उसका कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का नहीं माना जाएगा। उसका कार्यकाल तभी तक माना जाएगा जब तक अगले लोकसभा चुनाव होंगे। यानी अगर 5 साल से, इसे आप ऐसे समझिए कि अगर वर्ष 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं और इसके बाद
वर्ष 2031 में किसी राज्य की सरकार गिर जाती है तो उस राज्य में नए सिरे से चुनाव तो कराए जाएंगे, लेकिन इन चुनावों में जो नई सरकार चुनकर आएगी, विधानसभा का जो टर्म बनेगा, उसका कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए नहीं होगा, बल्कि उसका कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए होगा। और वर्ष 2034 में जब दोबारा से देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, तब उस राज्य में भी बाकी राज्यों और लोकसभा के साथ ही चुनाव कराया जाएगा। यानी 2.5 साल में अगर कोई राज्य सरकार गिर जाए तो वहां चुनाव तो दोबारा होगा, लेकिन अगले चुनाव के बाद उस सरकार का कार्यकाल 2.5 साल का होगा, 5 साल का नहीं होगा। यह बिल उस प्रस्ताव के आधार पर तैयार हुआ है जिसकी सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने की थी। और हाल ही में एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में मैंने खुद उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की थी और उन्होंने इस नए कानून को देश के लिए बेहद आवश्यक बताया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आपने लिखी है और मोदी सरकार ने उसे तुरंत मंजूर भी कर लिया है और अब उस पर संसद में चर्चा भी करा रही है। पहला सवाल यही है कि उस रिपोर्ट में आपने ऐसा क्या लिया कि फटाफट उसको हर जगह से ग्रीन पास मिलता जा रहा है और हर जगह मंजूरी मिलती जा रही है और भारत सरकार ने उसे इतनी जल्दी मंजूर किया? उसकी प्रमुख रिकमेंडेशंस क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये मात्र एक कैच फ्रेज है। इसका सही अर्थ यही है कि देश में जो पहले की व्यवस्था थी, जब देश आज़ाद हुआ था, राइट फ्रॉम 1952 से लेकर के 1967 तक, उस समय देश के लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। एज ऑन टुडे संविधान में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे और पंचायतों के चुनाव होंगे। ये जब अलग अलग होते हैं तो आप कई राज्यों में मैंने देखा है, बात भी की है, तो उन्होंने कहा कि साहब ऑलमोस्ट 5 साल में हमारे जो हैं 4 साल तो इस चुनाव में चले जाते हैं। और एक तो ये लगता है कि शायद ये सरकारें जो बनती हैं या जनता जो मतदाता अपना मत देता है, वो देता है आपको गवर्नेंस के लिए, इसलिए नहीं देता है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव ही कराती रहें या पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने और लड़ाने का काम ही करती रहें। इसके लिए मतदाता जो है आपको मत नहीं देता है, वो देता है कि भाई आप शासन करिए, गवर्नेंस करिए। वो 5 साल को आप इसे एक राजनीतिक गतिविधि नहीं और जोड़ दूं, क्योंकि लोग इसको लोग बीजेपी के साथ जोड़कर देखते हैं, ये बीजेपी का ब्रेन चाइल्ड है और बीजेपी ऐसा करना चाहती है। देखिए, ये बीजेपी का ब्रेन चाइल्ड नहीं है सही मायने में। ये जो डिसरप्शन शुरू हुआ है देन यूपीए गवर्नमेंट, उस समय पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट कहलाती थी, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन सही मायने में ये ब्रेन चाइल्ड तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उनका है। उनकी जो मंशा थी वो ये थी, अगर उनकी मंशा नहीं होती तो ये स्पेसिफिकली संविधान में कहीं न कहीं लिखा होता कि भाई कोई भी राज्य सरकार डिसरप्ट होने के बाद में, भंग होने के बाद में, वो चाहे तो कभी भी चुनाव करा सकती है, ये सब प्रावधान लिखा होता। उस समय फाउंडिंग फादर्स की मंशा ये थी कि आपके 5 साल ही होने चाहिए और साथ होने चाहिए, इसीलिए उन्होंने शुरुआत की थी। उस समय भी यही बात आती थी, कई राज्यों ने बात उठाई थी, मैंने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उस समय ये आया था कि कोई जरूरी नहीं कि एक साथ ही चुनाव किए जाए, तो उसमें कहा गया था कि नहीं, शुरुआत हम इससे करेंगे और यही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी इस संविधान में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की हैं। दे फाउंडिंग फादर्स लेफ्ट टू द नेक्स्ट जेन, और उनको लगा कि जैसे वो ईमानदार हैं वैसे हमारी जनरेशन भी ईमानदार हो।